गुड इवनिंग। आज हम एग्रोनॉमी के क्रॉप से शुरू करेंगे। कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर उसके बाद हम पैडी क्रॉप करेंगे। ठीक है, ये टर्म्स आपने बहुत सुन रखे होंगे। क्योरिंग किस क्रॉप से रिलेटेड है? टोबैको में हम क्योरिंग करते हैं, फिर टी में करते हैं। ये थोड़ा अलग है, अनियन में भी करते हैं हम। ठीक है, कई बंदे इसको अनियन में छोड़ देंगे कि क्योरिंग अनियन में नहीं होती, अनियन में भी होती है। स्ट्रिपिंग जूट में होती है, उसे जूट का वो निकाल लेते हैं, फाइबर बाहर का। निपिंग ग्राम में और कॉटन में होती है। रैपिंग बांध देते हैं उसे ताकि वो गिरे ना। ठीक है, शुगर केन में होती है। एक होती है अर्थिंग अप, शुगर केन में मिट्टी चढ़ा देते हैं, फिर उसको करते हैं रैप। ये जून जुलाई में होता है, ये अगस्त में होता है। रैपिंग होती है जो उसे, ताकि तेज़ हवा से गिरे ना। क्रॉपिंग बनाना में होते हैं। थ्रेसिंग शुगर केन में होती है। ट्रेसिंग। और अब ये थोड़े ना फैक्चुअल हैं, ये रटने ही पड़ेंगे, इनका कोई समाधान नहीं है, लेकिन आप बार बार लिखोगे ना नोटबुक में तब आपको मेमोराइज हो जाएगा। अब सीरियल्स हैं जितनी भी, उनमें क्या होता है, सीरियल्स में ठीक है 75 to 80% कार्बोहाइड्रेट्स होता है, लेकिन कुछ प्रोटीन भी होता है। वो कितना प्रोटीन है वो पूछा जा सकता है। राइस में 6-7% प्रोटीन होता है। ठीक है, मेज़ में 10% होता है। व्हीट में 11 से 12 होता है। अब व्हीट का 11 से 12, सोरगम में 10 से 12, बारले में 11.5। तो ये सारे 11-12% होता है इनमें, यूँ याद रखो। बाजरा में भी 11-12, व्हीट में 11-12, सोरगम में भी 11-12, बारले में भी 11-12, 11.5। मेज़ का 10 है, राइस का 6.7 है। राइस में कम होता है। एक ही क्वेश्चन होता है, जो सीरियल्स होते हैं ना उसमें लाइजीन कम होता है। सीरियल्स में लाइजीन कम होता है और पल्सेज में मिथियोनिन कम होता है जी। ठीक है, अब पल्सेज में क्या होता है, उसमें भी 65 से 70% कार्ब्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि पल्सेज में कार्ब्स नहीं होते, लेकिन प्रोटीन होता है 20-25%। तो उतना देखते हैं, ये थोड़ा मेमोराइज करने की बात है। जो मूंग की दाल खाते हैं, मूंग की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है 25%। उड़द की में एक कम, उड़द की में एक कम होगा। साइंटिफिक नेम क्या है मूंग का? विग्ना रेडियाटा। विग्ना मूंगो नहीं है, विग्ना मूंगो उड़द का है, ये उल्टा है। ठीक है, मूंग में 25, उड़द में 24। फिर लेंटिल है, जो मसूर की दाल होती है, उसमें भी 25% है। मसूर की दाल में भी 25 है। अरहर में 21 से 25 वेरिएशन करता है। अरहर में 21 से 25 सबसे ज़्यादा वेरिएशन अरहर में दिखा रखी है, औरों में तो बिल्कुल कंसाइज लिख रखा है। काओपी 23.4। मटर में 22.5, मटर 22.5। चने में जो घोड़े खाते हैं सबसे कम, मतलब एज कम्पेरेटिव टू इनमें 21। ठीक है, ग्राम में 21, मैं रिपीट करता हूँ, ग्राम में 21, मटर में 22.5, मूंग में 25, उड़द में 24, लेंटिल में 25, अरहर में 21 तो 25, काओपी में 23.5। आप बार बार लिखोगे ना तभी याद होंगे, ऐसे नहीं होते। अब आ जाते हैं जो ऑयल सीड क्रॉप में, उनमें ऑयल में क्या होता है, ऑयल परसेंटेज भी है और उसमें प्रोटीन भी है। दो दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ जी। एक तो होता है ग्राउंडनट, ठीक है, दूसरा है सोयाबीन जी। ग्राउंडनट में क्या है, प्रोटीन कंटेंट हो गया इधर, इधर हो गया ऑयल। प्रोटीन में ग्राउंडनट में होता है प्रोटीन 26%, तेल कितना है 45%। ये रट लो, कुछ कर लो, ये बार बार पूछा जाता है, 26-42। सोयाबीन में क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा है सोयाबीन में 42%। और तेल कितना है सोयाबीन का तेल, नहीं देखा क्या? मिलेगा कहीं ना कहीं, तो सोयाबीन में भी 20% तेल होता है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन, 20% ऑयल। ये दो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, 26-45, 42-20। बंदे कन्फ्यूज कहाँ हो जाते हैं इसमें कि इसका 42, ये इसका ऑयल परसेंटेज है क्या, ये उल्टा है, ध्यान रखना, ये रट्टा मार लो कैसे भी। अब ऑयल सीड के कुछ प्रोटीन कंटेंट, सोयाबीन का मैंने याद करा दिया 42% होता है ऑयल सीड्स में, 42% प्रोटीन। सीसेम जो तिल खाते हैं हम, तिल में तेल ज़्यादा होता है उसमें, लेकिन प्रोटीन भी होता है। तिलों में जो हम खाते हैं उसमें 18 से 20%, 18 से 20 प्रोटीन होता है तिल में। ठीक है, तेल कितना होता है सीसेम में, लगभग 50% तेल होता है। आधा तो जो तिल खाते हैं उसमें आधा तो तेल होता है और 18 से 20% प्रोटीन है। समझ रहे हो कितनी न्यूट्रिशियस है, इसलिए इसका बहुत काम की चीज़ है। सीसेम में 50% तेल है, 18 से 20% प्रोटीन।
हो गया। सेफ्लावर, सेफ्लावर की आप इमेज देखना कैसा दिखता है सेफ्लावर। सनफ्लावर अलग होता है, सेफ्लावर अलग होता है। सेफ्लावर का जो केक होता है, जो पशुओं को डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है 40-45% प्रोटीन है, प्रोटीनेशियस है उनके लिए। अभी एडिबल है नॉन एडिबल ये मुझे डाउट है, लेकिन सेफ्लावर का जो केक है 40-45% उसके अंदर प्रोटीन है। ओके, ये मुझे याद नहीं होता तो इसलिए मैंने इसको टिक किया। सेफ्लावर 40-45%, ग्राउंड नट में 26% प्रोटीन बता चुका। लिनसीड, अलसी, अलसी जो बोलते हैं, अलसी में 36% प्रोटीन है। लिनसीड इज हैविंग 36% प्रोटीन। सोयाबीन 42, सेम 18-20, सेफ्लावर 40-45, ग्राउंड नट 26% प्रोटीन, लिनसीड 36%। एक बार में याद नहीं होगा, 5 से 10 बार करोगे तभी भूल जाओगे। अब आगे उनमें ऑयल परसेंटेज, ये तो प्रोटीन परसेंटेज। सोयाबीन में 20% बता चुका मैं। नारियल जो है हम खाते हैं उसमें 60% तेल होता है, तिल में 50% होता है, मूंगफली में 45% होता है। कैस्टर में बहुत वेरिएशन होती है, 3558, 35 से 60%। कैस्टर में 35 से 60% तक की वेरिएशन है, बहुत वेरिएशन है कैस्टर में, 35 से 60। सेफ्लावर में 40-45% तो प्रोटीन है, 24 से 36% ऑयल है। ये मैंने लिख भी रखा, देखो आगे 24 से 36% ही है। ये बावजह से याद नहीं होता, एक बार बार पढ़ने से ही होगा, कोई सिद्धांत नहीं है यार। सेफ्लावर में 24 से 36% ऑयल है, 40-45% प्रोटीन है। शर्षम बोलते हैं अपन, रेपसीड एंड मस्टर्ड, उसमें 35% है ऑयल। सोयाबीन 20% हो गया। आप बार बार करना तब आपको याद होगा। अब क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन फैमिली पे दे रखी है, ये कुछ खास नहीं, आपको सबको पता है, 2-4 चीज़ें वो आप पढ़ सकते हो। इसमें वैसे ही ब्लैक कर रखा है, लेगुमिनेसी की सन एम्प है जैसे, वो लेगुमिनेसी की है, ठीक है। ये मुझे याद नहीं होती, मैंने अंडरलाइन कर ली। एस्ट्रेसी या कंपोजिटिव बोलते हैं, सनफ्लावर, सेफ्लावर, नाइजर एस्ट्रेसी फैमिली में आते हैं। और आप एक बार गो थ्रू हो गया, आपको याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब हम पैडी क्रॉप पढ़ते हैं, इनका 2n नंबर कितना होता है पैडी का, 24। 24 ही स्पीसीज़ हैं जो हैं, उसमें से 22 वैसी हैं जो हम कल्टिवेट नहीं करते, 2 कल्टिवेट करते हैं। कौन सी, ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लैब्रिमा, अफ्रीका वाली ग्लैब्रिमा है। चाइनीज़ और इंडियन दबा के चावल खाते हैं, 60% पॉपुलेशन यही खा के काम चला रही है। एशिया में सबसे ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल में भी हो जाता है, जो अपना देश है वो सब ट्रॉपिकल में आता है मैक्सिमम। 6-7% प्रोटीन मैंने बताया। अगर बिल्कुल ही जैसे वो उसका लेमा और पेलिया उतारते ही, जो बिल्कुल जैसे ये राइस है, ये राइस है, इसका लेमा और पेलिया उतारेंगे तो इस पर ना छोटे छोटे पार्टिकल चिपके रहते हैं जो पीले से दिखते हैं ना, जैसे कई चावल क्या होते हैं पीले होते हैं, तो उसके ऊपर 1% ज़्यादा होता है। अगर उसको हम पॉलिश कर देंगे तो ये जो लेयर है ना, ये हम हटा देंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल सफ़ेद जो मस्त सा दिखता है, लेकिन वो खाने में उतना ही घटिया होता है। प्रोटीन 2 से 3% कम हो जाता है उसमें। हलिंग परसेंटेज, जब लेमा और पेलिया, अगर हम पैडी और राइस में देखो अंतर क्या है, पैडी में जो बिल्कुल लेमा पेलिया के साथ खड़ा है, जो फील्ड में खड़ा है, और उसी को अगर हम हलिंग और मिलिंग कर देंगे ना, पॉलिशिंग कर देंगे, मिलिंग कर देंगे, मान लो उसका लेमा पेलिया हटा देंगे, हलिंग बोल देंगे उसको, 65 से 70% हलिंग होती है। यानी कि मान लो 100 किलो आपने वो लिया पूरा, उसमें तो 65 से 70 किलो ही मिलेगा आपको राइस। ये मैं बता चुका हूँ, 5000 लीटर पानी होता है राइस में। इशू क्या होता है, पानी खड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर की जो लेयर है ना वो हो जाएगी ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि उसको हवा मिल रही है। ये 10 mm तक होगी ऑक्सीडाइज्ड लेयर, उसके नीचे होगी रिड्यूस्ड जोन, ठीक है। लेकिन हमें करना इसलिए होता है क्योंकि पानी और ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए पानी को हम क्या करते हैं, कौन सी प्रोसीजर हम करते हैं, अरे यार बताओ क्या बोलते हैं उसे, अरे भूल गया मैं तो क्या करते हैं राइस में, हाँ पडलिंग लेकिन पडलिंग का ये नुकसान है, देखो पडलिंग से नुकसान क्या होता है, जैसे जो पोर हैं, जो छोटे छोटे छिद्र हैं, वो सारे जो सोयल की जो टेक्सचर है ना उसको बिल्कुल ख़राब कर देता है। सॉरी, टेक्सचर को कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर को, सोयल स्ट्रक्चर को बिल्कुल ख़राब कर देता है। अब पानी तो इसने बिल्कुल ये ब्लॉक कर दे, बिल्कुल हार्ड हो गई मिट्टी, लेकिन ये उतना ही रूट को पेनिट्रेशन करने में भी असर करता है, ठीक है, अगली क्रॉप को आने में नुकसान करता है, ठीक है। पानी खड़ा रखना हमें 5%, मतलब 5 सेंटीमीटर, सॉरी
5 सेंटीमीटर पानी, इसके अंदर लाइजीन की कमी होती है प्रोटीन में, कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसमें औरों के कंपेयर, लेकिन सीरियल्स में लाइजीन की कमी होती है। एरिया वाइज इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया है, प्रोडक्शन चाइना करता है, प्रोडक्टिविटी यूएसए की है। बंगाल में जो नॉर्मल होता है, बंगाल में ही चावल होता है जहाँ पानी खड़ा रहता है, बंगाल बिहार में। अपने तो हरियाणा पंजाब की क्रॉप नहीं है, नॉन ट्रेडिशनल एरिया है ये। और प्रोडक्टिविटी 34 क्विंटल ही है एवरेज स्टेट की प्रोडक्टिविटी, वैसे तो 50 क्विंटल तक पहुंच जाती है पर हेक्टेयर। 24 स्पीसीज ये मैंने बता दिया। इसकी 3 सब स्पीसीज हैं, इंडिका, जैपोनिका, जवेनिका। जवेनिका को बालू राइस भी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ऑन्स होते हैं, ठीक है, कुछ टेलर्स होते हैं। इंडिका वाली ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होती इनपुट्स को, जैपोनिका वाली होती है। लेकिन अपन को क्या बोलते हैं, जैपोनिका का इस्तेमाल करके क्रॉसिस करवा के इंडिका का अब हम ग्रो कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया, अपने जो इंडिया बर्मा इस रीजन में ओरिजिन है इसका, सेल्फ पॉलिनेटेड वो है। क्वेश्चन इससे ही पूछा जाता है तो इसके स्टेमन्स कितने होते हैं, और जनरली जो सेल्फ पॉलिनेटेड उसमें 3 स्टेमन होते हैं, इसमें 6 स्टेमन होते हैं। ये थोड़ा राइस के लिए थोड़ा एक्सेप्शन है, 6 स्टेमन होते हैं राइस में। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। टेस्ट वेट इसका कितना है, 25 ग्राम, और बासमती चावल का 21 ग्राम, 25 और 21। C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, एसिडिक कंडीशन में होता है। एवरेज टेम्परेचर 21 से 37 में होता है, ठीक है। 3 सीजन होते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओस, अमन, बोरो। ओस होता है, ये जो दे रखे हैं ना, ये विद रिस्पेक्ट टू इसके हार्वेस्ट टाइम दे रखे हैं। जैसे अपन बोल, आप बस छोड़ो इस बात को। ओस कब बोया जाता है, अप्रैल मई में। बच्चे गर्मी में छुट्टियाँ पड़ते हैं तब अप्रैल मई में, अपने नहीं बोते हैं, साउथ में बोते हैं। अमन, अपने अमन बोते हैं, जून जुलाई में सोइंग करते हैं जब बरसात हो जाती है। बोरो नवंबर दिसंबर में, लगभग 4 महीने लेते हैं। इनका हार्वेस्ट टाइम कब होता है, अब जून जुलाई वाले का कब होगा, अक्टूबर नवंबर के आसपास। जैसे देखो जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने ले लिए ना जून से, लगभग 4 महीने लेते हैं। अक्टूबर से नवंबर। नवंबर दिसंबर वाले का कब होगा, मार्च अप्रैल। अप्रैल में वाले का कब होगा, अगस्त सितंबर। थोड़ा सा वेरिएशन है, वो आप देख के मुझे बताना कि ये नवंबर दिसंबर है या अक्टूबर नवंबर है। अप्रैल में जून जुलाई, नवंबर दिसंबर, ये पक्का है। ये आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दोगे। राइस में स्मेल किसकी वजह से होती है, एरोमा इन राइस इज़ ड्यू टू, ये बताना। अब वैरायटीज़ की बात आ गई। सबसे पहले है ना कोई वैरायटी आई थी, वो TN1 आई थी, ये ढूंढी गई थी इसके अंदर। फिर इसका इस्तेमाल करके IR8 बनाई थी। IR8 को मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, इसी का इस्तेमाल करके जया बना दी डॉक्टर शास्त्री ने इसी का इस्तेमाल करके बना दी जया। तो इसे मिरेकल राइस ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये किस किस का क्रॉस है, TN1 इंटू टाइप 141, जया 1968 में रिलीज हुई थी। TN1 इंटू टाइप 141 का क्रॉस है, ठीक है। इसे मिरेकल राइस ऑफ इंडिया बोलते हैं। फिर कुछ अपनी लोकल वैरायटीज़ हैं, ये बहुत सारी हैं, जितनी आप याद कर सको उतनी अच्छी बात है। मैं कुछ बता देता हूँ। कुछ म्यूटेंट वैरायटी हैं, जैसे जगन्नाथ और सतारी, ये म्यूटेंट वैरायटीज़ हैं, ठीक है। फिर जो पहली हाइब्रिड बासमती है ना, वो PRS10 है। ये आप ये कंफ्यूज मत कर लेना, पूसा बासमती 1 कर लो कभी, पूसा बासमती 1 ना, ये बासमती नहीं थी मेरे हिसाब से। ये क्वालिटी राइस लिख रखा है, ये बासमती थी कि नहीं ये मुझे हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। ये वर्ल्ड की पहली हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी थी अंडर क्वालिटी राइस, हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी। वो क्या थी, जैसे IR8 की, इसकी जया की आप बात करोगे, ये अच्छी यील्ड देती थी नो डाउट, लेकिन इतनी नहीं देती थी। PRS10 तो हो गया फर्स्ट हाइब्रिड बासमती, ये फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी थी पूसा बासमती 1। आप मुझे ये बताना कि ये बासमती की थी या भाई नॉर्मल वैरायटी थी, ये मुझे डाउट है। बेशक बासमती लिख रखा हो, अगर ऐसी ये फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट बासमती थी या वैसे बासमती, सिंपल बासमती है ये।
फर्स्ट जो हाइब्रिड है CORH1 MGR1 भी बोलते हैं, 1994 में बनाई थी। वैरायटी जो IRI ने रिलीज़ करी नॉरिन 8, नॉरिन 18, पूसा 222। ये लेकिन एक बात ध्यान रखना, नॉरिन जीन जो इस्तेमाल करी गई थी वो वीट में करी गई थी जी, डॉर्फिंग जो जीन यूज़ करी गई थी, लेकिन वैरायटी नॉरिन 8 और 18 राइस की हैं ये स्पेशली ध्यान रखना। अब सीड रेट कितना होता है, अगर ब्रॉडकास्ट करोगे 100 किलो, ड्रिल करोगे 60 किलो, हाइब्रिड राइस करोगे 15 किलो, ठीक है। अब हम नॉर्मल खेत में सोइंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, 20 से 25 दिन पहले लगते हैं उसकी नर्सरी तैयार होने में। अगर एक ये भी क्वेश्चन है कि ड्राई नर्सरी तैयार करेंगे, थोड़ा कम पानी है, या वेट करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 20 से 25 दिन में तैयार होगी या वो 25 से 30 दिन में तैयार होगी सोइंग के, ये क्वेश्चन आता है, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, ये आप पक्का बताओगे मुझे। अब दो मेथड हैं, नॉर्मली हम उसको नर्सरी तैयार की और उसकी सोइंग कर दी हमने, ठीक है, ट्रांसप्लांट कर दी। उसकी बजाय अगर हम दो नए नोवल मेथड हैं सेट ऑफ, एक है डायरेक्ट सीडेड राइस और एक है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। कर दी हम DSR डायरेक्ट सीडेड राइस और सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। जो सिस्टम सिंपल होता है ना ट्रांसप्लांटिंग का, उससे ये थोड़े से अलग हैं। देखो इसमें क्या होता है, SRI का चलो फर्दर डिटेल में करेंगे। इसमें हम जैसे वीट की सोइंग करते हैं ना, या और किसी भी क्रॉप की सोइंग करते हैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से, ऐसे ही हम राइस की कर देते हैं, सीड प्लांटर आता है कुछ से। और SRI में क्या होता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, हम बहुत वाइडली स्पेस करते हैं दूर दूर, और है ना वो नहीं करते, क्या कहते हैं, ज़्यादा पानी नहीं देते। पानी दोनों में कम दिया जाता है, DSR में और SRI में, लेकिन SRI में काफ़ी वाइड स्पेसिंग करते हैं। और इसमें सीधा बोते हैं, इसमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं 10वें 12वें दिन पे, उसमें 25-30 पे होता है, इसमें 10वें 12वें दिन पे होता है, ठीक है। नॉर्मल और एक होता है डेपोग मेथड, उसमें भी सीडलिंग तैयार होता है। हम नॉर्मल की बात करते हैं, वैसे पहले स्पेसिंग होता है 20 × 10 सेंटीमीटर या 15 × 10 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। NPK फर्टिलाइज़र 100, 60, 60, ये तो बेसल डोज गिर गया, ये 100 है, इसकी स्प्लिट होती है डोज 1/4 और 1/4, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग लॉस होते हैं, उसको बचाने के लिए जो अगर ऊपर वाली जो जोन है 10 mm तक की, अगर इसमें कोई फर्टिलाइज़र डालना है तो नाइट्रेट डालो, ठीक है। अगर वो नाइट्रेट यहाँ डाल दिया तो वो लीच कर जाएगा, तो हम उसे डालते हैं ऊपर वाली जोन में। अमोनिकल अगर फर्टिलाइज़र डालना है, अगर अमोनिकल फर्टिलाइज़र डालना है तो वो यहाँ डलेगा रिड्यूस्ड जोन में, वो उसे हम यहाँ नहीं डालेंगे, ऊपरली ऑक्सीडाइज्ड जोन। अमोनिकल रिड्यूस जोन में डलेगा, नाइट्रेट डलेगा ऑक्सीडाइज जोन में। 30-40% एफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की राइस में। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, अजोला एनाबीना का सिम्बायोटिक वो होता है, या अजोटोबैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, अजोटो जो बैक्टर है ना वो फ्री लिविंग है, जबकि एजोस्पाइरिलम है जो ग्रासेज में जनरली यूज़ होता है, एजोस्पाइरिलम वो एसोसिएटिव है, पर्टिकुलर क्रॉप से एसोसिएटेड रहेगा। खैरा डिजीज जिंक की डेफिशिएंसी से होता है, पंतनगर में पहली बार हुआ था, इंपॉर्टेंट है। ब्राउनिंग ऑफ राइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्राउनिंग ऑफ राइस क्या होता है, आयरन की टॉक्सिसिटी से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से नहीं होता है, आयरन की टॉक्सिसिटी से होता है ब्राउनिंग ऑफ राइस, ठीक है। पर्पल कलरेशन हो जाती है इसमें लीफ में, लीफ की जो टिप है ना, जैसे ये लीफ है, ये मान लो लीफ है, तो यहाँ पे पर्पल कलरेशन हो जाएगी, आयरन की टॉक्सिसिटी की वजह से है वो, ठीक है। सिलिकॉन राइस में कितना ज़रूरी है हमें पता है, उसकी क्यूटिकल के लिए इंसेक्ट ताकि अटैक कम करें, उसके लिए बेसिक स्लैग डाला जाता है 1.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर। वीड मैनेजमेंट, एकाइनोक्लोआ वीड होती है राइस में, ठीक है। DSR की एक डिसएडवांटेज है, DSR और SRI में, इनमें ना डायरेक्ट सीडेड में क्या होता है, पानी हम कम डालते हैं इनमें, तो वीड्स बहुत आती है इनमें। DSR की सबसे मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि वीड्स ज़्यादा आते हैं। अगर हर्बिसाइड्स की अगर हम बात करें
कौन से होते हैं? अगर प्री एमरजेंस हमें डालने हैं, प्री एमरजेंस, तो बेंथायोकार्ब है और प्रोपेनिल है। बेंथायोकार्ब, सॉरी प्रोपेनिल नहीं आएगा, सॉरी ये तो पोस्ट एमरजेंस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी जाता है। प्रोपेनिल क्या? पोस्ट एमरजेंस है। बेंथायोकार्ब और ब्यूटाक्लोर, ठीक है। बेंथायोकार्ब बीबी से याद रख लो, बेंथायोकार्ब और ब्यूटाक्लोर, और प्रोपेनिल पोस्ट एमरजेंस है। 2 से 3 किलो डलता है दोनों में। ब्यूसनिंग एक होता है कि अगर मान लो हमने ग्रो कर दिया, ये अपना फील्ड है, यहाँ हो रखा है, तो हम ट्रैक्टर इधर से उधर यहाँ है ना, ऐसे रन कर देते हैं, ताकि क्या होगा, अगर जो निकले हैं ना वो पौधे जो एक्सेस हैं वो वापस से ख़त्म हो जाएंगे, और जो बिल्कुल अच्छे से हैं वो रीग्रो करके बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ब्यूसनिंग की जाती है 4 से 6 वीक्स आफ्टर सोइंग, ठीक है। वीड कंट्रोल करना है, प्लांट स्टैंड को ठीक करना है, और एरेशन प्रोवाइड करना है। पडलिंग हमें पहले ही पता है, पडल कर देते हैं सोयल को, हमें आप सबको पता है, कुछ वो नहीं है। क्रिटिकल स्टेज 2 होती हैं, एक तो जब टिलर आने शुरू होते हैं 20 दिन के आसपास, और बूटिंग होती है जब फ्लैग लीफ से ना वो निकलना शुरू होता है, फ्लैग लीफ निकलता है मतलब ऊपर से। कितने दिन पे होता है ट्रांसप्लांटिंग के, ये भी आप बताना। बूटिंग स्टेज टिलरिंग 2 to 20 डेज, बूटिंग और लेट पैनिकल इनिशिएशन स्टेज हो गया। एक होता है फिलीपीन से एक मेथड आया था सीडलिंग प्रिपेयर करने का, उसमें तो हम वेट मेथड जो होता है नर्सरी प्रिपरेशन का, उसमें 25 से 30 दिन के ऊपर नर्सरी तैयार होती है। इसमें डेपोक मेथड में क्या होते हैं, 12 से 14 दिन पे सीड तैयार हो जाता है। हम है ना अलग अलग से ऐसे बॉक्स से बना देते हैं, बहुत छोटे छोटे। वैसे नॉर्मल है ना, अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो 1/10 एरिया चाहिए हमें, समझ रहे हो? 1/10 ज़मीन चाहिए, जितनी ज़मीन पे हमें सोइंग करनी है। इसमें क्या होता है, और भी कम होता है। इसमें 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर 3 किलो सीड डाल देते हैं, तो 1 हेक्टेयर के लिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया ही काफ़ी होता है, ठीक है। 12वें दिन पे उसकी सीडलिंग कर देते हैं। याद रखना, ट्रांसप्लांटिंग के लिए 3 to 4 लीफ स्टेज होनी चाहिए। जो अगर हम ट्रांसप्लांट करें 3 से 4 लीफ होनी चाहिए, 5 लीफ नहीं होनी चाहिए, वरना वो हार्ड हो जाएगा, वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा 5 पे। हाइब्रिड राइस 1970 में वाई एल पिंग ने राइस में बना दिया था, चाइना में 1970 में। 1994 में अब उनका बर्थडे था ना 1994 में, तब इंडिया ने हाइब्रिड राइस बना दिया था। MGR1 पहला था, साउथ वालों ने ज़्यादा बनाया था। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने PHB 71 बनाया है। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राइस की प्रोडक्टिविटी 2015-16 का डाटा मिला मुझे, 24 क्विंटल ही है अभी तक। 1 क्विंटल में नेशनल जो प्रोडक्टिविटी 24 क्विंटल है इसकी, ठीक है। 44 मिलियन हेक्टेयर में 45 मिलियन हेक्टेयर एरिया में बोया जाता है ये। 120 मिलियन टन के आसपास इसकी प्रोडक्शन होती है। SRI ये दे रखा है, SRI सिस्टम ऑफ राइस। ये एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि भाई ये ही कोई, ये मतलब मिक्सचर ऑफ तरीका है। ये भाई एग्रोनॉमी का भी यूज़ कर लिया, ठीक है, सोयल का भी यूज़ कर लिया, मेट्रोलॉजी का भी, सब मेथड्स का इस्तेमाल करके कि पूरा एक तरीका सा बनाया। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल कंसाइज ऐसा करोगे तो यही SRI है, नहीं 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 नहीं। हम क्या करते हैं, एक पूरा जैसे एक प्लांट उगाया, बहुत दूर दूर उगाया, ठीक है, उसे पानी से भरने के बजाय थोड़ा पानी देते हैं। ये बात ध्यान रखना, राइस पानी को सह सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पानी पसंद करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कोई फ्लोटिंग वीड नहीं है कि उसे पानी में मज़ा आएगा तभी जिएगा वो, ना ना ना, पानी को सह सकता है। उसके तो ज़्यादा एरेनकाइमेटिस टिश्यू बनते हैं, उसमें जोर और लगता है बेचारे का। तो इसके अंदर पानी कम देंगे तो अच्छे से उगेगा। तो इसको पूरा टिलर, ये बहुत बड़ा, सारे टिलर आएंगे इसके, काफ़ी जितने आ सकते हैं, और उन पे हर पे अच्छे, तो इसकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा आती है, ठीक है। ये मेथड किसने दिया था? हेनरी डी लोलानी ने, मेडागास्कर का था ये बंदा, 1980 में। ये एक एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के, ठीक है। सीड कम लगेगा इसमें, 1 हेक्टेयर में 5 किलो सीड लगेगा। डायरेक्ट सीड नहीं बोते हम, बिल्कुल जैसे पैडी की तरह बो दिए। इसमें हम क्या करते हैं, नर्सरी तो इसमें भी तैयार होती है, लेकिन इसमें हम दूर दूर ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। इसकी प्रोडक्टिविटी 60 क्विंटल तक जा सकती है। जस्ट इमेजिन, नेशनल प्रोडक्टिविटी हमारी 24-25 क्विंटल है, इसकी 60 क्विंटल तक जा सकती है। इट इज़ मेनली अडप्टेड फॉर इरीगेटेड अपलैंड और रेन फेड राइस, ठीक है। हम फ्लडिंग नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत कभी करते हैं। स्पेसिंग होती है 25x25, उसमें कितनी थी, 20x15 थी या 15x10 थी, ये स्पेसिंग थी इसकी, 25x25 है।
इसमें जो ट्रांसप्लांटिंग है 2 लीफ स्टेज बता रखा है, वैसे मैंने पढ़ा है 3 to 4 लीफ स्टेज पे होता है, इसमें 2 लीफ स्टेज लिख रखा है। ये मेरे लिए डाउट है, इज इट रियली 2 लीफ स्टेज और 3 to 4 लीफ स्टेज? 8 से 12 में, जैसे डेपोक में तो 12वें से 14वें दिन, इसमें 8 से 12वें दिन पे होता है। 100 मीटर स्क्वायर काफ़ी है इसके लिए। 5 किलो प्रति हेक्टेयर की इसकी सीड रेट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब प्रोसेसिंग राइस में हमें पता है मिलिंग करते हैं, फिर हम पॉलिशिंग करते हैं। मिलिंग में होता है कि जो लेमा पहले वो उठा देते हैं, उसको और साफ़ कर देते हैं, पॉलिशिंग हो जाता है। पॉलिशिंग का वैसे सबसे इशू क्या है कि भाई अगर कोई बंदा इसको खाएगा ना, इस चावल को, तो उसमें है ना विटामिन B1 की कमी हो जाएगी, वेरी 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 हो जाएगा उसको। ठीक है, ये मैंने एक आधी बार जगह क्वेश्चन देखा, ये कौन से स्टेट में पहले आए थे? तमिलनाडु में DSR और SRI, इंडिया में अपने केरला में या आंध्रा में? ये मुझे नहीं पता यार, इसका आंसर मैंने हर जगह ढूंढ लिया, आई एम जस्ट कन्फ्यूज। अपलैंड राइस का यही मतलब है कि जहाँ पानी बिल्कुल लो लैंड नहीं है, पानी अपने आप जमा नहीं हो, तो हमें देना पड़ता है, दे रखा है। ओ समन बोटो, ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ना, उसी की समरी है। ओस या ओटम राइस की सोइंग कब होती है? अप्रैल मई में। बोरो की नवंबर दिसंबर में। राइस इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल बोलते हैं। राइस शॉर्ट डे प्लांट है, 30-32 टेम्परेचर चाहिए। हलिंग 65% है। फ्रूट को कैरियोप्सिस बोलते हैं। कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ होता है? अमोनियम सल्फेट। pH 4 से 6। मैट टाइप नर्सरी पैडी की है। इसका सीड टेस्ट वेट कितना है? 21 ग्राम और 25 ग्राम नॉर्मल राइस का। क्रिटिकल स्टेज बूटिंग स्टेज कितने दिन पे आती है आप मुझे बताओगे? बायो फर्टिलाइजर अजोला या अजोटोबैक्टर। डेपोग में 12 से 14 दिन पे सीडलिंग तैयार हो जाती है। मोस्ट डोमिनेट वीड स्पीसीज है काइनोक्लोआ। ब्राउनिंग ऑफ राइस आयरन टॉक्सिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ब्राउनिंग ऑफ राइस आयरन टॉक्सिसिटी, लेकिन वाइट आई ऑफ राइस आयरन की डेफिशिएंसी, वो टॉक्सिसिटी है। ब्राउनिंग ऑफ राइस आयरन टॉक्सिसिटी, वाइट आई आयरन डेफिशिएंसी। सफ़ेद आँख हो जाए तो लोह की कमी हो रही है, और चावल में ब्राउनिंग होगी, भूरापन हो गया, पर्पलनेस होगी, तो आयरन टॉक्सिसिटी होगी। मीथेन गैस एमिट करता है। क्योंकि डिजीज सल्फर, ये भी इंपॉर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी से होता है। H2S की टॉक्सिसिटी से एक्योकी डिजीज़ होता है। डीनाइट्रिफिकेशन सबसे ज़्यादा होता है। पैरायूटेरा राइस के साथ होती है। पैरायूटेरा में कौन सी पल्स क्रॉप होती है, वो हमें बताओ। कौन सी पल्स क्रॉप राइस के साथ सोइंग करी जाती है? पैरा और यूटेरा क्रॉपिंग, वो बताओ। पैरा बॉइलिंग क्या होती है? उसमें एक विटामिन B12 होता है, वो बचा रहता है। मिरेकल राइस ऑफ इंडिया जया है। बस कुछ ऐसा एच नहीं है। कॉपर डेफिशिएंसी, रिक्लेमेशन डिजीज़ ऑफ सीरियल्स हैं, आपको पता है। मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड मेरे हिसाब से तो IR 8 है। आप ये कंफर्म करके बताना मैं सही हूँ या गलत हूँ। बस इतना ही है। थैंक यू, टेक केयर।